क्लास 10th वालों पॉलिनोमियल्स चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बेस्ट कलेक्शन तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चंस तुमको YouTube पे, गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगे। अगर तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया है, तुमको लगता है कि तुमने पॉलिनोमियल्स मास्टर कर लिया है, हर एक सवाल तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में चेक करेगा और तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करेगा। तुमको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और कोई भी सवाल ना आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कुछ सवाल मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से पिक किए हैं, कुछ सवाल मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पिक किए हैं, कुछ सवाल मैंने खुद से नए सवाल फ्रेम किए हैं। तो हर एक सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, नई अप्रोचेस बिल्ड होंगी, कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी और सीबीएसईआर इन्हीं सब चीजों पे अब तुमको टेस्ट करने वाली है। तो बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए ना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है दोस्तों। लोग अपने पेड बैच में भी ना इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा। चलो भाई, पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। आराम से पहले सवाल को पढ़ेंगे। हमको ना इसका ग्राफ पता करना है कि इसका ग्राफ कौन सा है और इसका सोर्स क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये सीबीएसई की वेबसाइट पे था। सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत सारी पीडीएफ रिलीज करी हुई है, तो ये सीबीएसई के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया सवाल है। ठीक है, तो अब देखो यार, इस सवाल को डिकोड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, आपने वो कॉन्सेप्ट ना बड़े प्यार से पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी में, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन की गहराई को आप समझना। और हाँ, ये भी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हर एक सवाल को ना पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा और इवॉल्व हो। ठीक है, खुद से मेहनत करने की आदत डालनी है, तो आप पहले पॉज करके सवाल को खुद से करेंगे। ठीक है भाई, ये सवाल किन दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सबसे पहले तो जीरोस के कॉन्सेप्ट पे और दूसरा कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे। आपको पता है कि अगर पॉलिनोमियल ऐसा दिया हुआ है, तो अगर मैं बोलूं क्या जिसके जीरोस मेरे को बताओ, तो तुम बोलोगे सर x इक्वल्स 1 और यहां से x इक्वल्स -2। तो सबसे पहले मैं यही देखता हूं ऑप्शन में -2 और 1 तो है, लेकिन ये देखो यहां पर स्क्वायर है और यहां पर लीनियर टर्म है, तो यहां पे अल्टीमेटली कुछ क्यूबिक टाइप का होगा। लेकिन ये तो पैराबोला शेप है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो सकती है, तो सबसे पहले तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब तुम ये मत बोलना कि सर क्यूबिक तो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहां पर क्यूबिक से रिलेटेड वो कोई इंफॉर्मेशन तुमसे पूछ ही नहीं रहा। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ पूछ रहा है क्या? वो नहीं ना। वो तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, मेरे को थोड़ा सा जीरोस और वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही ग्राफ बता दो कौन सा है। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर -1 और 2 है, जबकि होना चाहिए था -2 और 1। ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरे ना अब दो ऑप्शंस फंस गए हैं। ये भी सही हो सकता है। अभी तक मैंने इसको यूज किया है, जीरोस की अंडरस्टैंडिंग को यूज किया है कि 1 और -2 अगर मेरे जीरोस हैं, तो ये मेरे को एक्स एक्सिस पे ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए कि -2 को कट करे और 1 को कट करे। इनको ऐसा ये पॉइंट्स दिखने चाहिए। ठीक है, तो वो बी और सी में दिख रहा है। अब देखो, अब यहां से इन दोनों में से एक ऑप्शन को कैसे पिक करूं? यहां पर आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा बहुत शानदार तरीके से। आप एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पे 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो 0.5 टाइप की वैल्यू आपने डाल दी, तो ये एक स्क्वायर टर्म है। 0.5 -1 यानी कि यहाँ पे -0.5 का स्क्वायर आएगा, वो पॉजिटिव भी होगा, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आपको वैल्यू जो मिलेगी एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की, वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे 0.5 कहीं यहाँ होगा, तो इस ग्राफ के हिसाब से वैल्यू देखो और इस ग्राफ के हिसाब से वैल्यू देखो। तो मुझे बताओ, तुमको 0.5 पे x इक्वल 0.5 पे एक्सप्रेशन मतलब ग्राफ पे कहां पे पॉजिटिव y दिख रहा है, यहां पर या फिर यहां पर? और अगर ये नहीं समझ आ रहा तुमको कि सर जो ये वैल्यू है एक्सप्रेशन की या y कोऑर्डिनेट से कैसे रिलेट करते हो, तो बेटा प्लीज मेरा एक बार ना वन शॉट देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने वैल्यू को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की तरह पढ़ा है, लेकिन मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन की वैल्यू और ग्राफ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके हिसाब से पढ़ा है। तो प्लीज वन शॉट देख लेना। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के वन शॉट दर्ज रखे हैं, और पहले वन शॉट आता है चैप्टर का, फिर ऐसे तबाही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं। दूसरे चैप्टर का वन शॉट डालने के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। पूरा सिलेबस ऐसे कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो सर यहाँ पे तो 0.5 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन आनी पॉजिटिव चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगी खूबसूरत सवाल, खूबसूरत सवाल। आपके जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए ना कि सर जीरो की डेफिनेशन आती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता। ग्राफ्स में कैसे अप्लाई करोगे, सीबीएसई अब ये चेक कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
ओहो, एकदम धुआंधार सवाल है। सवाल पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको ना 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिख रहे हैं और तीनों जगह आपको दिख रहा है कि a ग्रेटर देन 0 है ना। a ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरा ग्राफ ऐसा होता है दोस्तों, और a लेस देन 0 होता है तो मेरा ग्राफ ऐसे होता है। और यहाँ पर मैंने ना नाम दिया हुआ है कि ये सबसे नीचे वाला ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिए पॉलिनोमियल्स। आपको स्पॉट करना है कि फर्स्ट ग्राफ इनमें से किसका है, सेकंड ग्राफ इनमें से किसका है, थर्ड ग्राफ इनमें से किसका है। ये खुद का फ्रेम सवाल है मेरा, ठीक है। या ये इसका रिसोर्स अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरा बनाया हुआ सवाल है। थोड़ा सा सवाल को समझेंगे पहले कि सर ठीक है, यहाँ पर 1 है a, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इसलिए सबका ग्राफ ऐसा दिख रहा है। लेकिन सर x2, 2x2, 3x2 सबका ग्राफ भी यहाँ पे 0 को टच करता हुआ जाएगा क्योंकि 0 ही है इनका 0। लेकिन सर मैं कैसे पहचानूं कि 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है। अगेन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, और ये प्लीज इसको ध्यान में रखना क्योंकि सीबीएसई ने ऐसे बहुत सवाल अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ऐसा सवाल तुम्हारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में इन अ वे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे मैं इसके अंदर घुसाऊंगा और अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना। मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई सा भी ना रैंडम x पकड़ लो, चाहे इस साइड पे चाहे इस साइड पे। मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू चलो 1 पकड़ लो, ठीक है। कहीं यहां होगी x की वैल्यू 1, और यहां पर ना ऐसे एक वर्टिकल लाइन डाल दो। तो एक बात बताओ, x इक्वल 1 पे जो ये पहला वाला ग्राफ है ये वाली वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, सेकंड वाला ग्राफ ये वाली वैल्यू, और थर्ड वाला ग्राफ ये वाली वैल्यू। तो मुझे बताओ कि x इक्वल 1 पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है, मतलब y सबसे बड़ा आपको कहां दिख रहा है, थर्ड में। फिर आता है सेकंड का नंबर और फिर आता है फर्स्ट का नंबर। और यहीं पर ही देखोगे तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये तुमको क्या देगा 1, ये क्या देगा तुमको 2, और ये क्या देगा तुमको 3, ठीक है। यहां पर अगर तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो 3, यहां पे 1 डालोगे तो 2, यहां पे 1 डालोगे तो 1। तो यहीं पे ही तो तुम रिलेट कर पा रहे हो कि सर यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो ये और कुछ नहीं y 3x² का ग्राफ है। ये सर y 2x² का ग्राफ है, और ये सर y x² का ग्राफ, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को ऐसे यूज करना है आपको। एक्चुअली यहाँ पे ना वैल्यू पुट करके विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ना ऐसे सवालों में क्या किया करो, एक वर्टिकल लाइन डाल दो, किसी सेम x के लिए ना वैल्यूज देखो। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, सेकंड वाला ग्राफ उसके बाद आ रहा है, फिर थर्ड वाला ग्राफ आपको सबसे बड़ी वैल्यूज दे रहा है, और यहाँ पे फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से जस्टिफाई कर दो इन चीजों। इस तरीके से ये वाले सवाल करने होते हैं। सिमिलर टाइप का सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को आराम से खुद करना है, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्राफ को बना रहा हूं उल्टा। तीनों ग्राफ मैंने बना दिए उल्टे ऐसे, ठीक है। ये है फर्स्ट ग्राफ, ये है सेकंड ग्राफ, और ये है थर्ड ग्राफ। आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा y इक्वल्स -x² का ग्राफ है, कौन सा y इक्वल्स -2x² का ग्राफ है, और कौन सा y इक्वल्स -3x² का ग्राफ, ठीक है। सवाल समझ आ गया, ये आप लोग खुद से करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले सवाल को समझेंगे, पॉज कर लेंगे, ठीक है, खुद से करेंगे, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। चलो भाई, और अब तक तुमको समझ तो आ गया होगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस की कलेक्शन ना कोई भी नहीं उठाता है यूट्यूब पे। ऐसे आपको सवाल ना यूट्यूब पे ना गूगल कहीं नहीं दिखेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बेस्ट चैनल है ये। इनकॉग्निटो मोड पे जाके क्लास 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैथ सर्च करना, मेरी 2 प्लेलिस्ट रैंक होती है। तो आपको सवाल करके मजा आएगा, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और यही चीज अब हम लोगों को फॉलो करनी है। सिर्फ आसान सवाल करके फेक कॉन्फिडेंस डेवलप करके एग्जाम्स में बैठूंगा, अच्छा नहीं परफॉर्म करूंगा, बाद में फिर गाली दूंगा, है ना। तो वो नहीं करना, स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अपने आप को रेडी करते हुए चलना है। क्या कर रहा है भाई, एक ना अक्षय नाम का आदमी है, मतलब बालक है, आदमी क्या है, इसने ऐसे ना पत्थर फेंका। तो इमेजिन करो जब तुम पत्थर फेंकते हो ना तो वो एक पैराबोला की ही शेप बनाता है, ठीक है। 11th में जाके जब फिजिक्स पढ़ोगे तो ना इसी को ही बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, आगे जाके पढ़ोगे। तो इसने ना ऐसे पत्थर फेंका पी से, और वो क्यू पे जाके लैंड किया। पैराबोलिक शेप है ये। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द जीरोस है 1 और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स जीरोस है 25। तो P और Q के कोऑर्डिनेट बता दो, सेकंड क्वेश्चन बाद में देखते हैं, ठीक है। मतलब मेरे को इन शॉर्ट जीरोस पता करने हैं यहाँ पे, है ना। इस तरीके से समझ आ गई होगी चीज। और ये केस बेस्ड टाइप का स्ट्रक्चर लेके सवाल दिया हुआ है, तो ऐसा केस स्टडी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर।
तो अब यार मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा जीरोस हैं इसके, ठीक है। तो मेरे को क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा मेरा है 1 दोस्तों, और इनका स्क्वायर्स का सम है 20। अब ना चीजों को ना थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पर तुमको दो इक्वेशंस दी गई हैं और तुमको इनकी इक्वेशंस की मदद से, इन्फो की मदद से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है दोस्तों। तो यार यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा, देखो अब तुमको जो चीज सिखा रहा हूँ ना, ये तुमको सीखनी है लॉन्ग रन के लिए, ऐसी मैनिपुलेशंस तुमको करनी पड़ेगी। मेरे को पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा में अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर मार दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है। मेरा दिमाग चला इस डायरेक्शन में, मैंने आगे बढ़ाया सवाल को और देखा कि कहां तक पहुंच पा रहा हूं मैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, थोड़ा सा ना इसको पेन को छोटा कर देता हूं वरना बहुत ज्यादा ले रहा है स्पेस, इक्वल्स 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को 25 डालोगे तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 25 विच इज -24। अब तुम बोलोगे सर अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया। नहीं, अभी मेरे साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ो, सीखना है तुमको, तुम पहली बार ही सीख रहे हो वाली चीज, तो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग कर्व पे चलो मेरे साथ, ठीक है। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू -24 यही छोड़ दिया हूं। अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि यार एक काम करो, मुझे बताओ कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर -2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा और -2 अल्फा बीटा। अब समझ आया सर ने 2 अल्फा बीटा को अल्फा बीटा क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे को 2 अल्फा बीटा ही चाहिए। तो माइनस ऑफ दिस वुड बी +24, है ना। तो ये आया 49 करके, 49 करके। अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अगर 49 है तो अल्फा माइनस बीटा 7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। सर अल्फा माइनस बीटा क्यों निकाला, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से अल्फा बीटा बहुत जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया ऑलरेडी तो आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप सीख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा आपका 1 है, अल्फा माइनस बीटा में पहले ले रहा हूं 7 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे चीजों में जहां पर दो क्वांटिटीज का सम हो और सेम क्वांटिटीज का डिफरेंस दिया हो, आप एक बारी ऐड कर लिया करो और एक बारी सब्ट्रैक्ट कर लिया करो। देखो जब ऐड करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा 0 हो जाएगा, तो 2 अल्फा आ जाएगा 8 के बराबर, तो अल्फा हो जाएगा 4। जब अल्फा को 4 रख दो किसी भी इक्वेशन के अंदर, अल्फा को 4 रखोगे तो बीटा हो जाएगा -3। सर अब एक बारी प्लीज अल्फा माइनस बीटा -7 लेके करके दिखाओ। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं 1 के बराबर रखता हूं, अल्फा माइनस बीटा में -7 के बराबर रखता हूं, और अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को क्या कर रहा हूं, दोबारा से ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर 2 अल्फा मेरा हो जाएगा 1 - 7 यानी कि -6, तो अल्फा की वैल्यू आएगी -3। अल्फा की वैल्यू कहीं पर भी -3 रखोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, बीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4। तो अब इसको देखो और एक बारी इसको देखो, कुछ भी नहीं है, अल्फा और बीटा की वैल्यू सिर्फ इंटरचेंज हो रही है। तो यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4,0 वाला पॉइंट और ये हो जाएगा आपका -3,0 वाला पॉइंट। तो आपने P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल में सीखने वाली चीज क्या है कि अगर दो चीजों का सम और उन्हीं दो चीजों का स्क्वायर करके सम दिया हो तो इस तरीके से इक्वेशंस को अल्फा बीटा की टर्म्स में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हाउ फार स्टोन लैंडेड, एक यूनिट अगर 20 मीटर के बराबर है तो उसने यहां से 3 यूनिट और यहां से 4 यूनिट यानी कि 7 यूनिट कवर किया, एक यूनिट 20 मीटर के बराबर है, तो यानी कि उसने स्टोन को 140 मीटर दूर फेंका है। इसी को ही आगे 11th में जाके आप रेंज के नाम से पढ़ोगे, ठीक है। ये पैराबोला की रेंज होती है, प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है। सवाल से आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत खूबसूरत सवाल आने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ऐसा सवाल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही फेमस सवाल है, ठीक है। मैं इस सवाल की एक नई अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने जब भी ऐसा सवाल देखा होगा ना, आपने यहाँ पर जो ये लोएस्ट पॉइंट होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे, ठीक है। यही सवाल मैं ऐसा रिवर्स पैराबोला करके भी करवा सकता हूँ। पहले इसको समझ लो। मेरे को ना इन जो लोएस्ट वाला पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर प्लीज एक चीज ना अपने दिमाग में बिठा लो, जो एक प्रो टिप है, आपको कभी भी साइन से रिलेटेड सवाल आए ना, चाहे वो जीरोस के ऊपर बात हो, जीरोस के साइन के बारे में पूछे, एबीसी के साइन के बारे में पूछे, आपको जाना है सम और प्रोडक्ट के पास है दिमाग, और थोड़ा सा ग्राफ को विजुअलाइज करना है, काम बन जाएगा।
मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ को देख के आपको इतना तो पता चल गया है कि सर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, अपवर्ड्स पैराबोला है, ठीक है, इसमें कोई किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं तुमसे बोलूं बी और सी तक पहुंचने से पहले कि उनका साइन क्या होगा, मेरे को बता दो कि ये और ये इसके 0 पॉइंट है ना, तो यहां से इसको ओरिजिन से इसको देखूंगा तो ये मेरा कुछ पॉजिटिव 0 की तरह दिखेगा क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेक्शन पे और ये नेगेटिव 0 हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं तुमको पूछता हूं कि मान लो कि ये अल्फा कॉमा 0 है और ये बीटा कॉमा 0 है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा नेगेटिव होगा। तो अगर मैं तुमको यहाँ पे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो तुम बोल रहे हो कि सर ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव में ज्यादा है और ये नेगेटिव में कम है, तो जब दोनों का सम लोगे तो पॉजिटिव चीज ही डोमिनेट करेगी, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा पॉजिटिव होने वाला है। सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के बराबर ही होता है, यानी कि माइनस बी बाय ए मेरा पॉजिटिव रहने वाला है। सर माइनस बी बाय ए अगर पॉजिटिव रहने वाला है सर, इसका मतलब है कि बी बाय ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव ही तो पॉजिटिव होगा। अब बी बाय ए नेगेटिव कब होगा, ध्यान से देखो, ए तो तुम्हारा फर्स्ट और पॉजिटिव है, अगर बी को पॉजिटिव रख दोगे तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी क्या चीज, नहीं, तो तुमको बी को नेगेटिव रखना पड़ेगा, यानी बी की वैल्यू लेस देन 0 होने वाली है। सिमिलरली मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये तुम्हारा पॉजिटिव 0 है, ये तुम्हारा नेगेटिव 0 है, अगर तुम इनका प्रोडक्ट करते हो, इसका मैग्नीट्यूड जितना मर्जी हो, इसका मैग्नीट्यूड जितना मर्जी हो, साइन तो ऑपोजिट है ना, प्लस टाइम्स माइनस तो तुमको माइनस ही देगा, तो अल्फा टाइम्स बीटा तुमको नेगेटिव मिलने वाला है, और अल्फा टाइम्स बीटा और कुछ नहीं सी बाय ए होता है। सर अब यहाँ पर ए अगेन पॉजिटिव है, तो सी को क्या होना पड़ेगा कि सी बाय ए नेगेटिव रहे, सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज लेस देन 0 एंड सी इज लेस देन 0। एक और सवाल करवाता हूं सिमिलर टाइप का। मान लो कि अभी तुम्हारा यहां पे था ना, मान लो कि तुम्हारा ग्राफ अब ऐसे है कि तुम्हारा नेगेटिव वाला 0 बड़ा है, अगेन मेरे को ये लोएस्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है यार, इसके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है, आप उन सब के बिना ये सवाल कर सकते हो सम और प्रोडक्ट की हेल्प से। यहां पर अगर मैं तुमको बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तुम लोग बोलोगे सर नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला 0 डोमिनेट करेगा यहाँ पे। माइनस बी बाय ए मेरा नेगेटिव होगा, माइनस बी बाय ए का नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि सर इस वाली चीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव ही तो नेगेटिव होगा, और यहाँ पर ए ग्रेटर देन 0 है, तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होता है, या तो नेगेटिव बाय नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर b और a का नेचर सेम होना चाहिए, a का नेचर अगर पॉजिटिव है तो b का नेचर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की बात सेम रहेगी यहाँ पर भी, कि ये आपका नेगेटिव होगा, c बाय a आपका नेगेटिव होगा, तो a पॉजिटिव है तो c को आपके नेगेटिव होना। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए, सर एक बार प्लीज उल्टा ग्राफ भी करवा दो, जहां पर a मेरा लेस देन 0 रहता है, ये लो पकड़ लिया मैंने, ठीक है, तो a लेस देन 0 है। अब यहाँ पर मेरे को बताओ ये नेगेटिव वाला 0 बड़ा है या फिर पॉजिटिव वाला 0 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वाला, तो इनका समेशन नेगेटिव रहेगा, तो माइनस बी बाय ए मेरा क्या रहेगा दोस्तों, नेगेटिव रहेगा, मतलब बी बाय ए मेरा क्या रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये चीज नेगेटिव है तो अंदर वाली पॉजिटिव होनी चाहिए ना, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा। b बाय ए पॉजिटिव कब होगा, अगर a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव ही पॉजिटिव होता है, तो b की वैल्यू लेस देन 0। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों इनका, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, तो c बाय a मेरा नेगेटिव होना चाहिए। अब c बाय a मेरे को अगर नेगेटिव चाहिए और a मेरा नेगेटिव है तो c को मेरे पॉजिटिव होना पड़ेगा। c और a का नेचर अगर सेम हो जाए, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अगर सेम हो जाए तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है। तो अगर यहाँ पर a लेस देन 0 है तो c को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये रे आपके तीनों के तीनों साइंस। अब ऐसा सवाल आएगा तो खौफ तो नहीं आएगा दिमाग में, अभी तो बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, वेट करो। खूबसूरत सवाल है भाई, खूबसूरत सवाल है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। ये सवाल ना टीचर्स उठाते तक नहीं है क्योंकि समझ ही नहीं आता कि इसका आंसर ये क्यों है। पूरी चीज आराम से डिटेल में समझाऊंगा। द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल k कांट बी इक्वल टू 0। तो यहां से एक चीज दिमाग में डालो कि k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन देखो कैसे हैं, कांट बोथ बी पॉजिटिव, जीरोस कांट बोथ बी पॉजिटिव, कांट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। इस टाइप से कुछ दिया हुआ है ऑप्शन से, तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो सर सवाल को कहां से चालू करूं,
साइन के ऊपर ही तो चर्चा है जीरोस के। क्या बोला था पिछले वाले स्लाइड पे, सम और प्रोडक्ट के पास जाना पड़ेगा। तो अब देखो अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि यार मेरा k ना ग्रेटर देन 0 है, चलो तुम बोलोगे सर ये भी आप कैसे सोच रहे हो, केस कैसे बना रहे हो, तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर मान लेते हैं कि जीरोस है मेरे अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस के बाय 1 माइनस बी बाय ए वाली चीज लगाऊंगा, यहाँ पर a 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के। अब अल्फा प्लस बीटा के साइन के ऊपर सोचना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा के साइन के ऊपर सोचने के लिए k का साइन तो जानना जरूरी है ना, तो इसलिए यहाँ पर तुमको k के साइन के ऊपर केसेस बनाने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि k ग्रेटर देन 0 है, अगर k ग्रेटर देन 0 वाला केस मैं यहाँ पर उठा रहा हूं, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये चीज आपको समझ आ गई। और अब आप प्रोडक्ट के पास जाओ, अल्फा टाइम्स बीटा क्या है, k के बराबर है, और k मेरा पॉजिटिव है, यानी कि अल्फा टाइम्स बीटा पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों चीजों को ना साथ में लेके सोचो, दो ऐसे नंबर्स जिनका सम हो नेगेटिव और जिनका प्रोडक्ट हो पॉजिटिव, तो अल्फा और बीटा के इंडिविजुअल साइंस क्या होंगे, तो भाई सम मेरे को चाहिए नेगेटिव और प्रोडक्ट मेरे को चाहिए पॉजिटिव। सर प्रोडक्ट पॉजिटिव दो तरीकों से आ सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनका सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि सर अगर ये दोनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करना है तो अल्फा को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और बीटा को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस। अब अगर मैं k को लेस देन 0 लेता हूं, केस 2, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस k होगा। अब माइनस k होगा तो माइनस टाइम्स माइनस, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा पॉजिटिव, और अल्फा टाइम्स बीटा क्या होगा दोस्तों, ये होगा k के बराबर, k इज इटसेल्फ नेगेटिव, सो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इन दोनों चीजों को लूप में रख के साथ में सोचो कि दो ऐसे नंबर्स जिनका सम आ जाए पॉजिटिव और उनका प्रोडक्ट आए नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और सम मेरे को चाहिए पॉजिटिव। तो यहां पर मेरा एक पॉजिटिव होगा और एक होगा मेरा नेगेटिव, और पॉजिटिव वाली क्वांटिटी बड़ी होगी क्योंकि सम मेरे को पॉजिटिव चाहिए ओवरऑल, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ आ गई कि यहाँ पर एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो कि बीटा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव है, और यहाँ पर जो भी पॉजिटिव वाली चीज होगी ना वो नेगेटिव वाले से मैग्नीट्यूड में बड़ी होगी। इस तरीके से समझना कि अगर ये 4 है तो ये -3 होगा, ताकि सम +1 आए, और प्रोडक्ट तो आपको पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव नेगेटिव ही मिलने वाला है। अब मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूं। कांट बोथ बी पॉजिटिव, कांट बोथ बी पॉजिटिव, भाई देखो नेगेटिव है दोनों के दोनों, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑलरेडी मेरे को आंसर मिल गया है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी समझना है, यही आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करेगा। कांट बोथ बी नेगेटिव, नहीं सर हो सकते हैं, तो ये तो मेरा आंसर है। आर ऑलवेज अनइक्वल, कि सर ऑलवेज अनइक्वल होंगे, जैसे मान लो यहां पर तो आपको दिख रहा है कि ये अनइक्वल वाला केस है, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, अब बोलोगे सर ये भी तो हो सकता है कि -3 और -5 हो सकता है कि सर अनइक्वल हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक केस लेके बताता हूँ। मान लो आप यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन कुछ इमेजिन करो, x -2 का होल स्क्वायर पकड़ लो, या फिर x + 2 का होल स्क्वायर पकड़ लो। चलो x + 2 का होल स्क्वायर पकड़ोगे तो x² + 4x + 4, kx + k वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, k ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे दोनों के दोनों जीरोस इक्वल हो गए। तो क्या आर ऑलवेज अनइक्वल? नहीं। क्या ऑलवेज इक्वल होंगे? नहीं। यहाँ पे दिख रहा है ना कि इक्वल नहीं है। तो आपको बाकी ऑप्शंस भी समझने हैं, सिर्फ आंसर दिख गया तो वहां से आपको चीजें अपनी छोड़नी देनी है, बाकी चीज भी समझो कि वो क्यों सही नहीं है। बहुत मजेदार सवाल है, आई होप आपको प्यार से समझ आया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। अगला सवाल, खूबसूरत फॉर्मेशन, ऐसा सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी सवाल आपको फिर भी सीबीएसई पे गूगल पे डालोगे तो कहीं ना कहीं पे दिख जाएंगे, ऐसे सवाल आपको नहीं दिखेंगे, खुद फ्रेम किए हैं। क्या कह रहा है सवाल, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि a + b + c 0 है, तो आप ना दोनों जीरोस को फाइंड आउट करके बताओ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आप बोलोगे सर क्या वाहियात सवाल है, कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है और बातें बना रहा है ये। तो बेटा देखो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसको यहाँ पे कैसे फिट इन करोगे। a + b + c = 0 है, यहाँ से अगर तुमको a + b + c बनाना हो, f(x) ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक बात बताओ, x की जगह 1 रख दो, यानी कि f(1) निकालो,
तो a प्लस बी प्लस सी ही तो है वो, और ये आपको 0 के बराबर दिया हुआ है, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि दैट 1 इज द 0 ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x की वैल्यू 1 डालने पे ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 दे रहा है मेरे को, तो ये 0 हो गया ना, तो एक 0 तो मेरे को ये मिल गया। और एक बात बताओ, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 1 है, तो आप अगर इस तरीके से देखोगे कि प्रोडक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c बाय a। अगर एक चीज 1 है, ठीक है, अल्फा टाइम्स बीटा c बाय a है, और अल्फा मेरा 1 है, तो बीटा तो इसी के बराबर हो जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ पे दो जीरोस क्या है, 1 एंड c बाय a। दिस इज माय आंसर। तो यहाँ पर ये चीज विजुअलाइज करनी है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये और कैसे नहीं, कैसे आ रही है, x की वैल्यू 1 डालने पे आ रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द जीरोस। और ये भी याद रखना, जब x 1 एज 0 दिखे आपको, तो प्रोडक्ट आपका जो c बाय a है वही आपका दूसरा 0 बन जाता है। ठीक है, यहां पर ना एक और सवाल करवाता हूं सेम इंफॉर्मेशन का, देखता हूं कि आप सोच पाते हो या नहीं सोच पाते हो। ठीक है, तो अगेन ये एक्सप्रेशन है मेरी, और आपको इस बार ही दिया गया है a, और आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि a प्लस सी ना आपका b के बराबर है, तो आपको दोनों जीरोस निकालने हैं इस एक्सप्रेशन में। आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी तो कैच हुआ नहीं था, ये a प्लस सी इक्वल्स टू b कैसे कैच होगा? तो ध्यान से मेरी बात को सीखना, समझना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और अब यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करें, तो क्या अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता हूं तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, यानी कि x इक्वल्स -1 ही इसका 0 है। अगर x इक्वल -1 इसका एक 0 है, तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा? सर आपने बताया था कि अल्फा टाइम्स बीटा तो c बाय a ही होगा, तो यानी कि माइनस टाइम्स बीटा, बीटा इज माय सेकंड 0 इक्वल c बाय a, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा सर? माइनस c बाय a के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक 0 होगा मेरा -1, दूसरा होगा -c बाय a। और ऐसे सवाल आ सकते हैं, बहुत स्ट्रांग है मेरा इंट्यूशन की सीबीएसई ऐसे सवालों पे अब तुमको टेस्ट करेगा। अगला सवाल देखो, अगेन साइन से रिलेटेड है। अगर मेरे दोनों जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेगेटिव हैं, तो अगर c ग्रेटर देन 0 है तो a भी ग्रेटर देन 0 होगा, c लेस देन 0 है तो a भी लेस देन 0 होगा। तो भाई देखो किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं चीजों को। अगर दोनों जीरोस मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेगेटिव हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट क्या होता है? c बाय a। तो अगर c बाय a को पॉजिटिव रखना है अल्टीमेटली, तो c और a का नेचर तो सेम ही रखना पड़ेगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो c को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, या फिर वाइस वर्सा, c ग्रेटर देन 0 है तो a को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, c लेस देन 0 है तो a को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा। ये सवाल ट्रू फॉल्स टाइप का सवाल है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। इसको आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। इसका ग्राफ कैसे बन सकता है? या तो ऐसे या तो ऐसे। तो अब खुद देखो, यहां पर आपके दोनों जीरोस नेगेटिव हैं और a ग्रेटर देन 0 है, तो अब c के साइन के ऊपर बात करो, ठीक है। और c का साइन निकालने का ना आपको एक और तरीका बताता हूं। जो आपका ये ग्राफ होता है ना, ये y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, वो है क्या एक्चुअली? देखो, कोई से भी क्वाड्रेटिक को आप ऐसे लिख सकते हो ना, a का साइन क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर आप x इक्वल 0 डालोगे तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, आपको c ही मिलता है। तो x इक्वल 0 यानी कि y एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है उसका जो भी आपको साइन दिख रहा है ना, अगर पॉजिटिव में कट कर रहा है तो c पॉजिटिव, नेगेटिव में कट कर रहा है तो c नेगेटिव। a ग्रेटर देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है तो c भी लेस देन 0 है। एक और कॉन्सेप्ट सिखाया है यहां से कि c का साइन निकालने का एक और तरीका होता है। स्पॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ा सा ना आराम से समझना है इस चीज को। वैसे तो तुम ग्राफ से बहुत इजीली खोल लोगे, क्या ये मेरा हो सकता है? और अगर तुमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिया है तो वहां से भी तुम देख सकते हो कि सर यहाँ पे ना मेरे को कोई भी रियल जीरोस नहीं मिलने वाले हैं, तो मेरा ग्राफ ना यही होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन मैं तुमको ये अप्रोच सिखाने के लिए ये सवाल नहीं करा रहा हूँ, मैं तुमको शिफ्टिंग मेथड सिखाने के लिए ये वाला सवाल करवा रहा हूँ। शिफ्टिंग मेथड क्या कहता है कि अगर तुमको इसका ग्राफ पता है, जो तुमको पता है कि सर ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, तो यहां से अगर तुमको मैं बोलूं कि इसका ग्राफ इमेजिन करो, तो आप कैसे इमेजिन करोगे इसका ग्राफ? ध्यान से देखना। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर था, अब y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। पहले मेरा जो एक्सप्रेशन का वैल्यू था वो ये था, अब मेरे एक्सप्रेशन के वैल्यू में 2 और ऐड कर दो,
मतलब सेम x की वैल्यू के लिए अब y मेरे को +2 देने वाला है, 2 और ऊपर दिखने वाला है। जैसे सर समझ नहीं आया, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 0 मिल रहा है, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 2 मिल रहा है, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 1 मिल रहा है, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 3 मिल रहा है। मतलब फॉर सेम x y जस्ट शिफ्टेड 2 यूनिट्स अप। दैट मींस सर मेरे को इस ग्राफ को ना सिर्फ और सिर्फ x में बिल्कुल भी इधर उधर मत करना, y में 2 यूनिट ऊपर उठा दो बस। तो जब भी ऐसा आपका कुछ प्लस माइनस हो जाए तो आपको ग्राफ में ना ऐसे ऊपर और नीचे शिफ्ट करना होता है। प्लस होगा तो y में ऊपर शिफ्ट कर दो, माइनस होगा तो नीचे शिफ्ट कर दो। x² - 2 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, और वहां पे टचिंग केस से 2 वाले केस में चला जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है। और यहां पर एक चीज और समझो ताकि कंफ्यूजन ना हो, जैसे y = x² का ग्राफ मेरे को पता है, तो y = x - 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। यहां पर भी आपके कोइंसाइडिंग जीरोस हैं, यहां पर भी कोइंसाइडिंग जीरोस हैं, टचिंग वाला केस बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगर मेरा इसका ग्राफ ऐसा होता है तो इसके ग्राफ के लिए पता है क्या करना पड़ेगा। यहां पे देखो आपकी ना आउटपुट वैल्यू में, मतलब y में जो आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसमें +2 - 2 नहीं हो रहा है, x के अंदर कार्यक्रम किया गया है ये। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर आपका 0 पॉइंट था x = 0, अगर मैं यहां पे पूछूं कि आपका 0 पॉइंट कौन सा है तो आप बोलोगे x = 2। तो ये फिगर आउट करके ना ग्राफ को उतना ही आगे या फिर पीछे शिफ्ट कर दिया जाता है। x = 2 है तो मतलब ग्राफ को x = 2 पे ऐसे टचिंग केस में शिफ्ट कर दिया। अब y = x + 2 का होल स्क्वायर होता तो कैसे ग्राफ बनता, तो आप ग्राफ को लेफ्ट साइड में -2 पे टच करवा देते, ये सॉरी टचिंग बनेगा ऐसे -2 पे, और ये +2। ये कुछ खूबसूरत बातें हैं, इसको शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यूजुअली टेंथ में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछ रहा है, तो मैं ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये आप अपने लिए रखना। ठीक है, इसको जाके ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे दोस्तों। ठीक है, चलो अब ना कुछ ना सीबीएसई के द्वारा अभी तक जो सवाल थे उसमें से मेजॉरिटी सवाल मेरे खुद के फ्रेम थे, कुछ अब सीबीएसई के रिसोर्सेज वाले सवाल मैं कर रहा हूँ। जैसे ये वाला सवाल है क्या कह रहा है भाई, ये वाला सवाल आराम से देखेंगे। आई होप रिकॉर्डिंग चल रही हो, है ना, कुछ दिक्कत परेशानी ना हो, बस बड़ी मेहनत लग जाती है। Shown below is the graph of a quadratic polynomial. Which of these is the polynomial graph above? ठीक है, अगेन सीबीएसई का ही है सवाल, ये ग्राफ के ऊपर है, इसलिए ग्राफिकल क्वेश्चंस करने की अब हमको बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। तो मेरे को 0 पता चल रहा है कि एक तो -4 पे है और एक +2 पे है, और ये क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, x + 4 और x +4 है और ये -2 है ना, हाँ, तो x -2। यहां से मेरे को -4 वाला 0 मिल जाएगा और एक k और लगा देना है। अगर आपको पता हो जीरोस के बारे में तो 2 तरीके होते हैं पॉलिनोमियल को लिखने के, एक तो ये x² - sum of x प्लस प्रोडक्ट, और दूसरा मैंने बताया था k लगा के दोनों लीनियर फैक्टर्स लिख दो कि x - अल्फा और x - बीटा। ठीक है, जहां पे अल्फा और बीटा 0 है। तो यहां पर आप बड़े प्यार से देख सकते हो कि x मेरे को चाहिए +4 के साथ और फिर एक बेटा देखो, यहाँ पे ना थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखना, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। अब 1 और 3 मेरे आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन k, है ना, कि k की वैल्यू 1 है या फिर k की वैल्यू 1/2 है। देखो जीरो से तो मेरे को नहीं पता चल रहा, क्या सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से मैं एक एग्जैक्ट पॉलिनोमियल की तरफ पहुंच सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये -4 पे कट कर रहा है, x की वैल्यू डाल देता हूँ 0, तो मेरे को -4 चाहिए भाई मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालता हूँ दोस्तों, तो मेरे को यहाँ पे -2 × 4 -8 मिलेगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। हेंस द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों के दोनों करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा दिया होगा ओनली 1 इज करेक्ट, 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का भी यूज करना है कि -4 आ रही है आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर आप x को 0 डालते हो तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड केस में आता हुआ दिखेगा। अगला सवाल देखो भाई, अगेन बहुत खूबसूरत सवाल है, देखो मैकडॉनल्ड्स के लोगो जैसा सवाल है, और पहले सवाल समझा देता हूँ। यहाँ पे ना एक लोगो दिया हुआ है और इस लोगो के ना 2 हाफ्स है, ये पहला हाफ है दोस्तों और ये दूसरा हाफ है, दोनों हाफ आपको पैराबोलिक दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक अगेन पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पहला सवाल, राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द पैराबोला शोन इन द ग्राफ। अब आप बोलोगे सर ये वाला ये वाला, तो यहाँ पर ये जो मीन कर रहा है पहले वाले सवाल में, ये जो आपको यहाँ पर एक ब्लैक लाइन दिख रही है ना, इस वाले की इक्वेशन आपको बतानी है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है,
कि ये यहाँ पर 0 पे कट कर रहा है और यहाँ पर ये 8 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो 0 और 8 इसके दो जीरोस हो गए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, अभी अभी मैंने सिखाया कि आप इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस 0 यानी कि x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, x माइनस 8। अब देखो यार, ये कैसा पैराबोला है, ऐसा डाउनवर्ड्स पैराबोला है, तो k की वैल्यू तो नेगेटिव ही होने वाली है। तो क्या मैं यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू रख दूं नेगेटिव और लिख दूं आंसर? तो बेटा देखो यहाँ पर ना पार्शियली करेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये आपको एक एग्जैक्ट पैराबोला दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर भी ना आपको एक एग्जैक्ट पैराबोला दिया हुआ है। हाँ, ऐसे पैराबोलास जिनका 1 0 माइनस 4 हो और 2 हो, ऐसे तो इनफाइनाइट पैराबोलास होंगे जो इन दोनों से कट करेंगे। लेकिन यार यहाँ से मेरे को स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, तो यहां से मैं इनफाइनाइट से एक केस में आ जाता हूं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा आप आराम से रीड करोगे ना तो आपको समझ आ रहा है कि यार, और ये चीज भी मैं भी आगे आपको बताऊंगा जब वैसे सवाल करवाऊंगा। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मेरे को आपको बताना है कि यहाँ पर देखो ये जो x इक्वल्स 4 है ना, यहाँ पर आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है जो कि 16 है। तो यानी कि x इक्वल्स 4 रखने पे मेरे को 16 मिलना चाहिए भाई। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4। और किसके बराबर आना चाहिए, 16 के बराबर आना चाहिए। तो -16 यानी कि k की वैल्यू -1 होगी। तो आपके पैराबोला की एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर x² -8x है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -x² + 8x। दिस इज माय आंसर। यहाँ पर मैं आपको ना अभी ही बता देता हूँ एक एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वाला चीज बता चुका हूँ जहाँ पे ABC का साइन है, वहीं पर ही मेरे को बताना था लेकिन मैं भूल गया। आप लोगों का जो अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है, आपका जो पैराबोला है ना, ये सिमेट्रिक होता है अबाउट दिस लाइन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और आपको पता है कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे पता लगा सकते हैं? आप लोगों के जो ये 0 वाले पॉइंट होते हैं ना, इनका अगर आप एवरेज ले लोगे, एवरेज, तो आपको ये वाले पॉइंट तक पहुंच जाते हो। जैसे मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूँ, एक चीज सिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा कुछ ना ग्राफ ऐसे है और मेरे को पता है कि ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, मेरे को इसका x कोऑर्डिनेट बताना है। वैसे तो आपने ऑलरेडी रट लिया होगा, अगर नहीं पता तो इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह अगेन अपने दिमाग में रखो। शो ऑफ नहीं करनी है, ये थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाहे पैराबोला ऐसा हो चाहे पैराबोला ऐसा हो, इस वाले केस में ये आपका कहलाता है मिनिमम वाला पॉइंट, जहां पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और यहां पर ये वाला होता है आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेसेस मिनिमा, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू, एंड दिस एक्सप्रेसेस मैक्सिमम। तो यहां पर जो आपके x की वैल्यू होती है वो होती है -b/2a, और जो आपका वैल्यू होता है, मतलब ये आपका x का वो वैल्यू है जो आप इस एक्सप्रेशन में डालोगे, तो जो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा ना, वो मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कि y कोऑर्डिनेट -b/4। यहां पर भी कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, -b/2a -b/4a। इस चीज को दोबारा से समझ लो, ये सिर्फ आपके लिए है, आपको इसको बस दिमाग में डाल देना है, ये आपका यूज कहीं नहीं होगा, बस इमरजेंसी केस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है जहां पर इसका ना डायरेक्ट यूज कर लोगे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी होगी जो कि सिलेबस के अंदर की है, लेकिन अगर ये पता होगा तो आप लोग बेटर तरीके से जल्दी आंसर निकाल लोगे। तो याद रखना, चाहे आपका a> 0 वाला केस हो, चाहे आपका a<0 वाला केस हो, जो ये मिनिमा और मैक्सिमा वाला पॉइंट होता है, ये -b/2a, -d/4a होता है। और यहाँ पर d क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट, जो मैंने आपको बताया था, b² -4ac। और यहाँ पर ये वो x की वैल्यू है कि अगर आप ये x की वैल्यू अपनी एक्सप्रेशन में डालेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और वो इसके बराबर होगी। यानी कि इन शॉर्ट, अगर ये मेरा p ऑफ x की तरह है, तो p of -b/2a is going to be the minimum value of this polynomial, which is denoted by this, and this is equal to nothing but -d/4a। अगर आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो आप या तो एक्सप्रेशन में ये डाल देना या तो डायरेक्टली ये निकाल देना। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप एक्सप्रेशन में x की जगह ये डाल देना और यही आपको मिलेगा। जैसे मैं सवाल के तौर पर समझा देता हूँ, जैसे मान लो कि कोई ऐसा सवाल है, p of x equals x² + 4x - 1, ठीक है। मेरे से किसी ने पूछा कि यार आप मेरे को बताओ कि ना इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मेरे को पता है कि a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। मिनिमम वैल्यू मतलब आप लोग ये वाली वैल्यू के बारे में चर्चा करना चाह रहे हो, तो ये मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, कैसे आएगी? सर x की वैल्यू -b/2a पर आएगी। तो बताओ -b/2a क्या होगा? -4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 यानी कि 2 यानी कि -2। तो अगर मैं x की जगह -2 रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका -4 और फिर हो जाएगा -1 यानी कि -1 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन। एक तरीका ये है कि -b/2a डाल के निकालो, या फिर एक तरीका ये था कि डायरेक्टली मैं -b/4a निकालूं, यानी कि -b² -4ac अपॉन 4a निकालो। इसको अगर आप निकालोगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए है, प्लीज इसको अपने दिमाग में बस रखना, ठीक है। कभी भी इसका ऐसा इमरजेंसी यूज आ सकता है, इसलिए आपको ये बता रहा हूं थोड़ा सा और सक्षम बनाने के लिए। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखना कि सिमेट्रिक रहता है। तो यहां पर एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, जैसे मान लो कि कुछ ऐसा केस है, ये है मान लो 5,0 और ये है मान लो -3,0। तो तुमको पता है कि ये वाला पॉइंट जिसके अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का एवरेज ले लेना, मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए एक तरीके से। तो कैसे बराबर होगा? इन दोनों का एवरेज ही तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से तुम 3 यूनिट पीछे हो और 5 यूनिट आगे हो, तो अगर तुम यहाँ से आगे चले जाते हो तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा ना, यानी कि 1,0, ठीक है। और यही चीज तुम समझ सकते हो कि सर ये और कुछ नहीं है, -b/2a की वैल्यू ना इस केस में 1 है। ऐसा सवाल अभी करवाऊंगा तो डायरेक्टली तुमको ये वाली अप्रोच अब चमकेगी वहां पे। पहला वाला सवाल करवा दिया, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इफ द zeros of the parabola ax² + bx + c = 0 coinciding with the second arc in the logo। मतलब एक ऐसा पैराबोला समझो जिसके जीरोस ना इसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसके जीरोस तो आपको पता ही चल रहे हैं कि यार देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव है वैसे भी जीरोस, और आपको दिया हुआ है सिग्मा और 2 सिग्मा। तो अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट बोलूंगा तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर के बराबर, और ये अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो c/a मेरा क्या होना चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव होना चाहिए, और a तो नेगेटिव है मेरा, तो c/a अगर पॉजिटिव चाहिए मेरे को और a नेगेटिव है तो c को भी नेगेटिव होना चाहिए, ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। सिमिलर टाइप का सवाल है जैसा मैंने करवाया था। इफ द लोगो इज शिफ्टेड सो दैट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, मतलब इसको शिफ्ट कर दो ताकि इस टाइप का कुछ बन जाए दोस्तों, ऐसा कुछ बन जाए। समझ रहे होगे मेरी बात को ना? थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। देन द कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मेड बाय द फर्स्ट आर्क विल बी पॉजिटिव। तो देखो अगर तुम इसको ऐसे शिफ्ट कर दोगे तो इसके जीरोस अब क्या हो जाएंगे? -8 और 0 हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। पहले वाली जो आर्क है, पहला वाला जो पैराबोला है, इसके जो अब जीरोस हो जाएंगे -8 और 0। और अब तुमको पता लगाना है कि तुम्हारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये है मेरा तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि c/a को 0 होना पड़ेगा। तो अगर a मेरा नेगेटिव है तो इसका मतलब c ही तो 0 होगा। तो क्या तुम्हारा c पॉजिटिव होगा? नहीं, दिस इज फॉल्स। c की वैल्यू 0 ही होनी पड़ेगी यहाँ पे इस वाले केस में। तो पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही उम्दा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। shown below are the parts of the graph, again very beautiful question based on the concept of value of polynomials। shown below are the parts of the graph of two polynomials gx and h of x। ठीक है, h of x ये आगे वाला है, g of x ये पीछे वाला है, और बोला गया है कि h of x को अगर x - 3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया k। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, 9th क्लास में तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। x - 3 को 0 से इक्वेट करूंगा तो x = 3। तो अगर मैं h के अंदर x की वैल्यू 3 डालूंगा ना, तो जो मेरा आंसर आता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है, वही रिमाइंडर के बराबर होती है। तो इन शॉर्ट आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि h of 3 आपका k के बराबर है, और आपसे पूछा गया है which of these is true for the remainder when g of x is divided by x - 3। तो इन शॉर्ट g of 3 की वैल्यू आपको कंपेयर करनी है h of 3 से। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का जो मैंने सवाल करा था ना, x² 2x² 3x² जो खुद से बनाया था, अब देखना किस तरीके से CBSE तुमको टेस्ट कर रही है। मान लो कि 3 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, x = 3 कहीं यहाँ होगा,
तो x इक्वल्स 3 के लिए तुम कुछ ऐसा बनाओगे लाइन, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा ढंग से बना नहीं है ये, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर ऐसे लाइन डाल दी। तो एक बात बताओ, x इक्वल 3 पे ये वाला ग्राफ है मेरा, ये वाला ग्राफ है मेरा, कहाँ गया, हाँ ये वाला ग्राफ है मेरा hx का और ये वाला ग्राफ है दोस्तों मेरा gx का। अगर मैं तुमसे पूछूं x इक्वल्स 3 पे अगर तुम ये लाइन बढ़ा रहे हो ऊपर, तो पहले कौन सा दिखेगा, hx दिखेगा या फिर gx दिखेगा? सर ये डार्क शेड वाला दिखेगा। डार्क शेड वाला कौन सा है? g ऑफ x। तो g ऑफ x तुमको पहले दिख जाएगा, फिर h ऑफ x दिखेगा, है ना? मतलब सर g ऑफ 3 की वैल्यू एक्चुअली h ऑफ 3 से छोटी होगी, तो g ऑफ 3 विल बी लेस देन k। तो ये तुमको देखना है बस। तो g ऑफ 3 इट इज लेस देन k, इट इज इक्वल टू k, मोर देन k कैन नॉट कंक्लूड विदाउट नहीं, इट इज लेस देन k। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड ही सवाल है, वही आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखा है कि y का आपको ज्यादा वैल्यू कहां मिल रहा है। आपको x इक्वल्स 3 पे y का बड़ा वैल्यू कौन से केस में मिल रहा है? h ऑफ x के केस में मिल रहा है, इसलिए h ऑफ 3 आपका g ऑफ 3 से बड़ा है, हेंस a इज द करेक्ट आंसर। वेरी ब्यूटीफुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। अगेन सिमेट्रिसिटी वाला सवाल आ गया, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। f ऑफ x इनको दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस k के बराबर, where k is a non-zero real number. When f of x is divided by x plus 2, it leaves a remainder of minus 14. इसका मतलब क्या है कि सर f of x अगर ये है, इसको अगर मैं x plus 2 से डिवाइड करूं, यानी कि x की वैल्यू -2 डाल दूं, तो मेरे को आंसर रिमाइंडर -14 मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं -2 डाल दूं इसमें, तो -2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 2 इज 8, -4 -2 is again 8 plus k, this should be equal to -14। तो यहाँ से तुम्हारी k की वैल्यू क्या आएगी? 16 और यहाँ से आ जाएगी -30। ठीक है, तो तुम्हारी एक्सप्रेशन अब तुम ऐसे लिख सकते हो 2x² माइनस 4x माइनस। एक्सप्रेशन में निकाल चुका हूं। अब क्या कह रहा है सवाल? फाइंड द जीरोस ऑफ f ऑफ x। बहुत इजीली निकाल लोगे जीरोस यहाँ पे f ऑफ x की, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको सिंपली तुम फैक्टराइज कर देना, आंसर निकल जाएगा। shown below is the graph of f of x, the vertex is the minimum value of f of x। रिलेट करो, ठीक है। और ये देखो सिमेट्री के हिसाब से है, and the dotted line through the vertex is the axis of the symmetry of the graph. At what point does the axis of the symmetry intersect the x axis? Find the minimum value of f of x also। तो आपको ये वाला जो है वो x का कोऑर्डिनेट भी बताना है कि कहाँ पर कट कर रही है, और ये जो है वैल्यू भी बतानी है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, यानी कि -b/2a भी बताना है, -d/4a भी बताना है। अब अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता तो मैं जीरोस नहीं निकालता, मैं डायरेक्टली -b/2a निकालता और वो इसमें डाल देता और मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल जाती, ठीक है, सवाल सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सिलेबस के हिसाब से नहीं है, तो मेरे को सबसे पहले दो इसके ना निकालने पड़ेंगे जीरोस। तो मैं 2 को ले रहा हूँ बाहर, ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। और अब इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं? इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस 3। क्या सही है ये? x प्लस 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, x² प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15। तो x की वैल्यू एक आ रही है 5 और x की वैल्यू आ रही है -3। तो यानी कि दोस्तों ये मेरा -3,0 है और ये मेरा 5,0 है। तो एक बात बताओ, ये मिनिमा वाला जो पॉइंट होगा, इसका जो x होगा वो एवरेज ही होगा, इन दोनों का बताया है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 और -3 का केस है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो 1,0। तो यानी कि ये जो मेरी वैल्यू है, एक्सप्रेशन की वैल्यू है, वो -1 पे मिलने वाली है। तो f ऑफ x में इसमें x की वैल्यू -1 डाल दो, वो आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू -1 डालूंगा तो 2 और प्लस 4 और फिर -30, यानी कि -24 इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर है कहानी? समझ आ गया सवाल? चलो ये एक लास्ट सवाल है। सारे सवाल तो भाई हाथ पकड़ के नहीं कराऊंगा, वो मेरा तरीका नहीं है। इतनी अप्रोचेस सिखाई हैं, तुम सक्षम बन चुके हो, इस खूबसूरत सवाल को फोड़ सकते हो। होमवर्क सवाल है, कमेंट्स में मेरे को आंसर चाहिए।
और इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है यूट्यूब पे पहले। तो मैं एक काम करूंगा, मैं कमेंट में ना पिन कर दूंगा उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा और तुमको एग्जैक्टली बता दूंगा कि इसका सॉल्यूशन उस वीडियो में कहाँ मिलने वाला है। ये तो मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमको करवाऊंगा हर एक चैप्टर के, लेकिन खुद तुमको ट्रेन भी तो होना है, सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। जो टीचर तुमको ये बोल रहा है ना कि सारी चीजें तुमको मैं करवाऊंगा, जो मैं करवाऊंगा वो कर दो, वो ना तुमको अपने ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट कर रहा है दोस्तों। अभी 10th में तो चल जाएगा, आगे 11th 12th में ना दिक्कत होगी। तो तुम लोगों को एक ऐसे टीचर को ही फॉलो करना है यार जो तुम्हारे साथ मेहनत भी कर रहा हो, लेकिन तुमको इंडिविजुअली मेहनत करने पे थोड़ा सा पुश भी करे कि जाके खुद भी सवाल लगा। तो ये तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक बुक लेनी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुमको मास्टर करवाएंगे तुम्हारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, तुमको वो करना है, लेकिन एक बुक तुमको सेल्फ स्टडी के लिए लेनी है। इसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं स्टार्टिंग से ही ये बुक तुमको रेकमेंड करते हुए आया हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की कंबाइंड बुक मार्केट में इससे बेटर नहीं है। तुम लोगों को लिखना है क्लास 10 कॉम्पिटेंसी। क्या लिखना है? क्लास 10 कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ऑसवाल की वेबसाइट पे जाके ये सर्च करना और थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर ये वाली बुक देखिएगी, 494 इसका प्राइस नहीं है। सर क्या बोल रहे हो, और महंगा है क्या? ये बुक तुमको Amazon पे भी मिल जाएगी। मैं Amazon का लिंक भी डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा। वेबसाइट से लेने में फायदा क्या होगा, 494 से भी सस्ती मिल जाएगी। Amazon पे तो इससे भी ज्यादा है, अराउंड 550 की है ये बुक। तो आपको फालतू के लिए पैसे क्यों देने हैं? आप लोगों को यहाँ पर बाय नाउ करने से पहले, चेकआउट करने से पहले एक प्यारा सा कूपन लगा लेना, स्कोर अप 10। इससे होगा क्या, इससे तुमको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो देखो मेरा प्राइस हो गया 444, तो Amazon से ऑलमोस्ट 100 रुपए सस्ता हो जाएगा। दोनों लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो क्वेश्चन बैंक भी ऑसवाल का ले लेना। तो 4 बुक्स हो गई तुम्हारी क्वेश्चन बैंक की और 5वीं बुक ये। सारी बुक्स कार्ट में ऐड करने के बाद ये कूपन लगाओगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं भाई। अगर पसंद आए हो जो सवाल करवाए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। ऐसे ही 3rd चैप्टर का वन शॉट आएगा, फिर उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। CBSE ने मेरे जैसे टीचर्स को ना फ्रंट फुट पे खेलने का मौका दे दिया। इस साल तो एकदम तबाही तरीके से चीजें तुम लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। साल के एंड तक ना तुम्हारे दिल में जगह बना के रहूंगा। बस तुम लोग चैनल को रेगुलरली देखते रहना, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहो यार। यूट्यूब नहीं सपोर्ट करता है, आप लोगों का ही सपोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद दोस्तों।